हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जटिलों के आयुपीएसी नाम लिखिए। हमें यहाँ पर ए दिया हुआ है FeH2O का होल 6Cl3 और हमें यहाँ पर बी दिया हुआ है COCl2En का होल ट्वाइस। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जटिल यौगिक का जो आयुपीएसी नेम होता है, जटिल यौगिकों में जो आयुपीएसी नेम की जो पद्धति होती है, उसमें पहले हम जटिल यौगिकों को दो आयनों में विभक्त करते हैं, जिसमें से एक धनायन भाग होता है और एक ऋणायन भाग होता है। तो हम आयुपीएसी जब नाम लिखते हैं तो पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं और दूसरे नंबर पर हम ऋणायन भाग का नाम लिखते हैं। यदि हमारा उपसंयोजक क्षेत्र धनायन हो या ऋणायन हो, उपसंयोजक जो क्षेत्र होता है हमारा, जो ब्रैकेट के अंदर होता है, उपसंयोजक क्षेत्र जो होता है, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, उपसंयोजक क्षेत्र जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसमें केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होती है और लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं। तो पहले हम उपसंयोजक क्षेत्र के अंदर लिगेंडों के नाम लिखते हैं और दूसरे नंबर पर पहले हम लिगेंडों के नाम लिखते हैं, फिर हम केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं और केंद्रीय धातु के साथ ब्रैकेट में हम ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण नंबर या ऑक्सीकरण संख्या को रोमन लिपि में लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमें ए दिया हुआ है वो क्या है? जो हमें यहाँ पर ए दिया हुआ है वो है FeH2O का होल 6 और यहाँ पर हमें बाई आयन दिया है Cl3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब हम इसे आयनों में विभक्त करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर FeH2O का होल 6 और यहाँ पर हमारा जो क्लोरीन होता है वो -1 आवेश रखता है। और ऐसे कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। तो क्लोरीन पर प्रभावी आवेश जो होगा वो 3 माइनस होगा। तो जो हमारा उपसंयोजक क्षेत्र होगा उस पर +3 आवेश होगा। तो हमने देखा कि हमारा जो उपसंयोजक क्षेत्र है वो धनायन है और आयुपीएसी नाम पद्धति के अनुसार धनायन का नाम हम पहले लिखते हैं। और हमने यह भी देखा कि जो उपसंयोजक क्षेत्र में पहले लिगेंडो का नाम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा यहाँ जो उपसंयोजक क्षेत्र है उसमें लिगेंड जो है हमारा वो H2O है, जो कि जिसके 6 अणु दिए हुए हैं। और H2O लिगेंड का जो नाम होता है वो एक्वा होता है। और हमारे जो उपसंयोजक क्षेत्र में जो केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, वह Fe है, वह Fe है, जिसे हम आयरन कहते हैं, जिसे आयरन कहते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि, और यहीं से हम ऑक्सीकरण संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। आयरन जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था हम X मान सकते हैं, प्लस 6 अणु हमें वाटर के दिए हुए H2O के। और जो वाटर हमारा होता है H2O जल, वो उदासीन होता है, तो उसका जो चार्ज होगा उस पे 0 होगा, बराबर हमारे जो पूरे उपसंयोजक पे +3 आवेश है, तो हम +3 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x बराबर +3 जो होगी हमारी क्या होगी? ऑक्सीकरण संख्या होगी, जो कि x हमने किसको माना? Fe को। तो हमारे यहाँ पर जो आयरन है Fe, उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +3 होगी। हम यहाँ पर जो हमारा जटिल A है उसका नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जटिल A है उसका नाम क्या होगा? यहाँ पर हमें जो जल थे उसके 6 अणु दिए हुए और 6 अणु के लिए हम
हेक्सा का उपयोग करते हैं और हमने H2O को एक्वा बोला, तो हेक्सा एक्वा। और हमारी जो केंद्रीय धातु आयन है वो क्या है? आयरन है। केंद्रीय धातु जो आयन है वो हमारा क्या है? आयरन है। आयरन। और जो केंद्रीय धातु आयरन है उसकी ऑक्सीकरण जो संख्या थी वो हमें 3 प्राप्त हुई, तो इसे हम रोमन अंक में थर्ड लिखेंगे। और जो हमारा भाई आयन था वो क्या था? क्लोराइड था। क्लोराइड। तो हमारा जो ए जटिल यौगिक है उसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड क्लोराइड। इसी तरह हम जो हमारा बी यौगिक है, हमारा जो बी जटिल यौगिक है, COCl2 का होल ट्वाइस। हमारा जो दूसरा जटिल यौगिक है बी, वो क्या है? CO और Cl2 और En का होल ट्वाइस। हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी बाह्य आयन नहीं है, मतलब हमारे उप सहसंयोजक क्षेत्र के बाहर कोई भी आयन, बाह्य जो आयन होते हैं वो नहीं है। तो हम इसे आयनों में विभक्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारा उप सहसंयोजक क्षेत्र होगा इस पे ना धनायन होगा ना ऋणायन होगा। ये कैसा होगा? ये उदासीन होगा। तो जब हम, हमारे पास सिर्फ उप सहसंयोजक क्षेत्र ही बचा हुआ है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो उप सहसंयोजक क्षेत्र में हम पहले पहले हम लिगेंड के नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे लिगेंड होंगे, यहाँ पर जो हमारे लिगेंड होंगे वो कौन कौन से होंगे? लिगेंड जो यहाँ पर हमारे हैं वो एक है Cl, जिसे क्लोरो कहते हैं, और एक है En, जिसे एथिलीन डाई एमीन कहते हैं। एथिलीन डाई एमीन कहते हैं। और दोनों लिगेंड के दो दो अणु हमें दिए हुए। और यहाँ पर जो हमारी केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु जो है वो क्या है? CO, जिसे कोबाल्ट कहते हैं, जिसे कोबाल्ट कहते हैं। तो हम यहाँ पर अब इसका ऑक्सीकरण अंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कोबाल्ट होगा, इसे जो केंद्रीय धातु इसको X मान लेंगे। और हमारे यहाँ Cl के दो अणु दिए हुए हैं, और एक Cl पर एक एक ऋणात्मक चार्ज होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। और यहाँ पर En जो हमें दो अणु दिए हैं, और En जो है वो उदासीन होता है। और यहाँ पर हमारे जो उप सहसंयोजक क्षेत्र जो ब्रैकेट है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से x-2 बराबर 0। तो यहाँ पर होगा x बराबर +2। तो यहाँ से हमने देखा कि जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 प्राप्त होती है। अब हम इसका नेम लिखेंगे। तो जब हम उपसहसंयोजक यौगिक उपसहसंयोजक क्षेत्र में जब हम जटिल यौगिक का नामकरण करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा बी होगा उसका नाम क्या होगा? बी जटिल यौगिक। यहाँ पर पहले हम लिगेंडो के नाम लिखेंगे। तो लिगेंडो के नाम में पहले जो आएगा वो होगा डाई क्लोरो। यहाँ पर क्लोरो के हमें दो अणु दिए हुए हैं Cl के। फिर उसके बाद हमें जो दिया है लिगेंड वो है En, जिसे बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन। और एथिलीन डाई एमीन एक जटिल लिगेंड है, इसलिए इसके डाई की जगह हम बिस का यूज करते हैं। जटिल लिगेंडों के लिए हमें बिस टिस ट्राई किस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए बिस यूज करेंगे दो अणुओं के लिए। और En का हमारा नाम होता है एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन। और हमारी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम है CO कोबाल्ट, उसे हम कोबाल्ट कहते हैं, कोबाल्ट। और यहाँ पर हमारी जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हमें प्राप्त हुई थी +2, तो हम ब्रैकेट में रोमन अंक में लिख देंगे सेकेंड। तो हमारा जो बी जटिल यौगिक होगा उसका नाम होगा डाइक्लोरो बिस एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट सेकेंड। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।